क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में आपको बताया जा रहा था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर से संबंधित आपको हमने 3 वीडियो प्रेषित किया है, जिसमें स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न रोगों के बारे में आपको विधिवत अवगत करा दिया गया है। रोगों के नाम, रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के उपाय आदि को बताते हुए अब तक हमने आपको मलेरिया के बाद फिर आपको फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस और उसके बाद कुछ बैक्टीरियल बीमारियां जैसे टाइफाइड, जैसे निमोनिया, डेंगू, वायरल डिजीज और चिकनगुनिया के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आज इसी कड़ी में मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के अंतर्गत अगली बीमारी है स्वाइन फ्लू। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। प्रत्येक वर्ष इस बीमारी के बारे में पूरे देश में चर्चा होती है। स्वाइन फ्लू या इसको हम स्वाइन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। स्वाइन फ्लू का पैथोजन या रोगवाहक स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक विषाणु जनित बीमारी होती है। इसके विषाणु को हम SIV स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से जानते हैं। जैसे आपने एड्स के विषाणु को HIV का नाम सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक उसी प्रकार से स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस को हम शॉर्ट फॉर्म में SIV के नाम से जानते हैं। इसकी अनेक स्ट्रेन्स पाई जाती हैं, जिनके नाम क्रमशः H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 आदि के नामों से जाना जाता है। स्वाइन का अर्थ सुअर से होता है, अतः यह SIV मुख्यतः सुअरों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य में इस विषाणु का संक्रमण सुअरों के संपर्क में रहने से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होने वाला एक फ्लू है, जिसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। स्वाइन फ्लू इसीलिए कहा जाता है कि पहले यह केवल सुअर के संपर्क में रहने वाले लोगों में ही होता था, लेकिन सन 2009 में स्वाइन फ्लू ने सर्वव्यापी अर्थात पैंडेमिक रूप ले लिया। H1N1 स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर वायरस के हवा में पहुंचने से यह फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद भी लगभग 7 दिन तक वह इस वायरस से वायु को संक्रमित कर सकता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण इन्फ्लुएंजा के समान होते हैं। तीव्र सिर दर्द, बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द रहना, मतली, बवन, दस्त आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। नाक का बहना, गले में जलन एवं खराश, सांस लेने में कठिनाई, खांसी तथा बलगम के साथ कभी कभी रक्त भी आता है। स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति में सुस्ती रहती है, थकान बनी रहती है और भूख नहीं लगती है। इस प्रकार से स्वाइन फ्लू के ये प्रमुख लक्षण होते हैं। अब स्वाइन फ्लू से बचाव कैसे किया जा सकता है? हाथों एवं नाखून की उचित सफाई समय समय पर अति आवश्यक होती है। छींकते और खांसते समय मुख को रुमाल से ढक लेना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों
में जाने से बचना चाहिए और दूषित पानी पीने से भी हमें बचाव करना चाहिए, क्योंकि स्वाइन फ्लू कभी कभी बड़ा घातक रूप उत्पन्न कर देता है। इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, इसका उपचार कैसे किया जाए, तो स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा उपाय है फ्लू का टीका, फ्लू वैक्सीन या फ्लू शॉट लगवाना, जिसके माध्यम से हम स्वाइन फ्लू से बचे रह सकते हैं। तो स्वाइन फ्लू के बारे में आपने जाना कि इसका रोगवाहक या पैथोजन क्या है, स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं, स्वाइन फ्लू से बचाव कैसे किया जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इस प्रकार से अब अगली बीमारी जिसे हम जुकाम कहते हैं, कॉमन कोल्ड के नाम से आप जानते हैं, और जुकाम से आप सभी परिचित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक सीजन में कभी न कभी हम सबको कॉमन कोल्ड या जुकाम होता है। जुकाम का पैथोजन रहिनो वायरस होता है और यह नाक और श्वसन पथ में संक्रमण करता है, लेकिन इस वायरस का हमारे फेफड़ों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी एक संक्रामक रोग होता है जो कि पिको वायरस समूह के रहिनो विषाणु या वायरस द्वारा होता है। यह विषाणु जल की कणिकाओं तथा नाक के स्राव से एक दूसरे में फैलता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं कि आँखों तथा नाक से पानी आना, खांसी तथा बुखार होना, हाथ पैर और कमर में दर्द होना, बेचैनी रहना और शरीर का कमज़ोर हो जाना। इस रोग से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। रोगी को खांसते छींकते समय रुमाल से मुंह को ढक लेना चाहिए। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए। इसका नियंत्रण और इसका उपचार क्या है, इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक होता है। प्रायः जुखाम के लिए कोई भी दवा 100% लाभकारी नहीं होती है। जुखाम में एंटीबायोटिक का उपयोग और सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। इशाक्स और लिंडरमैन ने 1957 में बताया कि कशेरुकियों की कोशिकाओं या कशेरुकियों की कोशिकाएं इस विषाणु से संक्रमित होने पर एंटीवायरल प्रोटीन उत्पन्न करती हैं, जिसे हम इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं। यह कोशिकाओं से स्रावित होकर आसपास की कोशिकाओं में फैल जाती हैं और इनसे विषाणु के प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने में सक्षम हो जाती हैं। ये विषाणु लिम्फोसाइट से उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरक्षी पदार्थों के लिए प्रतिजन का कार्य करते हैं। इस प्रकार विषाणु लंबे समय तक बने रहकर पुनः संक्रमण हेतु नए विषाणु के प्रति प्रभावी रक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रायः सामान्य ठंड का उपचार पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोनिसिलिन आदि दवाओं द्वारा किया जाता है। इसके बचाव के लिए शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। पूछा जाए सही ढंग से तो इसका जुकाम का कोई बहुत अच्छा उपचार नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है। यह बिना किसी दवाई के भी 3 से 7 दिन के बीच में ठीक हो जाता है, लेकिन जब हमारे शरीर में जुकाम का असर रहता है तो उसके कारण सिर दर्द, बदन दर्द और नाक बहने जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जिसके लिए हम दवा ले सकते हैं। इस प्रकार से कॉमन कोल्ड, जिसके बारे में आप सभी अवगत हैं,
आपने जान लिया कि कॉमन कोल्ड बीमारी किस कारण से होती है, उस वायरस का नाम क्या है, इसका नियंत्रण और उपचार कैसे किया जा सकता है। अब आपके पाठ्यक्रम में कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जो प्रोटोजोवन से होती हैं। इसके पहले हमने आपको परजीवी प्रोटोजोवर जो प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बता चुके हैं। मलेरिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रोटोजोवंस और भी हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। उसी क्रम में अगली बीमारी का नाम है अमीबियोसिस, या इसे हम अमीबिक पेचिस के नाम से जानते हैं, जिसे हम डिसेंट्री भी कह सकते हैं। इसका पैथोजन या रोग कारक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। यह भी प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है जो कि परजीवी अवस्था में रहता है। इसको हम अमातिसार के नाम से भी जानते हैं। अमातिसार या अमीबियोसिस बीमारी प्रोटोजोवंस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। एंट अमीबा की ट्रोफोजाइट अवस्था बड़ी आंत में हिस्टोलिटिक एंजाइम स्रावित करके घाव या अल्सर उत्पन्न कर देती है। इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आता है। ये परजीवी रोगी के मल के साथ बाहर आते हैं तथा संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्तियों में पहुंचकर रोग को फैला देते हैं। इस रोग को फैलाने में घरेलू मक्खियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और कभी कभी तो यह परजीवी फेफड़ों, यकृत और मस्तिष्क में पहुंचकर सूजन और घाव कर देता है। इस रोग के होने पर पेट में दर्द और ऐंठन बनी रहती है, उल्टी की इच्छा होती है, पेट भारी भारी रहता है, सिर में दर्द तथा शरीर में कमजोरी महसूस होती है। श्लेष्मा और रक्त युक्त दस्त प्रारंभ हो जाते हैं। रोगी की आँखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं तथा चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें हल्का हल्का बुखार भी महसूस होता है। इसकी रोकथाम या इसके निदान की बात करें तो हमें भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए तथा फल आदि को ठीक प्रकार से धो करके प्रयोग करना चाहिए। नियमित रूप से स्नान करना, नाखून काटना और भोजन से पूर्व हाथों को भली भांति साबुन से धोना चाहिए। पीने के लिए साफ स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को स्वस्थ मनुष्यों से अलग रखना चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को इस रोग से बचा सकते हैं। इस तरह से आपने अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस के बारे में जानकारी हासिल की और ये देखा कि यह रोग एक प्रोटोजोआ संघ के परजीवी प्राणी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को शरीर में प्रवेश करने से बचाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी कड़ी में अगली बीमारी जिसको आप देख रहे हैं अतिसार या डायरिया कहलाती है। डायरिया से भी आप परिचित हैं। डायरिया में व्यक्ति को लगातार पेचिश होती है जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यह रोग पैथोजन जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिया द्वारा होता है। नाम याद रखिएगा,
जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिया। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है तथा जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिया नामक परजीवी से उत्पन्न होता है। यह परजीवी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इस परजीवी का संचरण शिष्ट के रूप में मल द्वारा होता है। मल द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से ये शिष्ट द्विविखंडन द्वारा शीघ्रता के साथ गुणन करती हैं, अर्थात अपनी संख्या को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाती हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षणों के बारे में यदि बात की जाए तो इसमें पतले दस्त आना, पेट और सिर में दर्द बना रहना, भूख न लगना, कमजोरी आना आदि प्रमुख लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आसपास की स्वच्छता, स्वच्छ भोजन का प्रयोग और रोगी को अन्य व्यक्तियों से पृथक रख करके हम इस रोग से अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह से आपने डायरिया के बारे में जानकारी हासिल की। डायरिया को अतिसार या प्रवाहिका के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अन्य कई सारे प्रोटोजोवंस हैं जिनके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। वो प्रोटोजोवंस परजीवी प्रोटोजोवंस भी हो सकते हैं। जैसे एक प्रमुख बीमारी जिसे आप अपनी स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं, पायरिया होती है। पायरिया भी आप सबने सुना होगा। यह रोग एंटमीबा जिंजीवैलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अभी आपने एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में देखा है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा अमीबिक पेचिस हो जाती है। उसी प्रकार से एंटमीबा की एक अन्य स्पीशीज जिसे एंटमीबा जिंजीवैलिस के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा पायरिया रोग होता है। इस जाति के ट्रोफोजोइट्स कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, बंदर एवं मनुष्यों के दांतों की जड़ों, फूले मसूड़े एवं टांसिल्स के पास थैलियों में पाए जाते हैं। इस रोग में दांतों एवं मसूड़ों से दुर्गंध आने लगती है तथा रक्त का स्राव होने लगता है। यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में मुख से मुख का चुंबन, झूठा भोजन आदि खाने से फैलता है। इस तरह से ये बीमारी पायरिया के बारे में, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं, इसको भी आप अपने पास लिख लीजिएगा। यह रोग का कारक एंटमीबा जिंजीवैलिस है और मुख्य रूप से इसके प्रकोप के कारण मुख से दुर्गंध आने लगती है। इसी प्रकार से परजीवी प्रोटोजोवंस के अंतर्गत मलेरिया के बारे में आपने पढ़ा है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवन के माध्यम से होता है और इसे मादा एनाफ्लीज मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करती हैं। इसी प्रकार से एक निद्रा रोग या जिसे हम गैम्बियंस ज्वर, स्लीपिंग सिकनेस या गैम्बियंस फीवर के नाम से जानते हैं, यह भी आप अपनी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं। निद्रा रोग के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग यह एक अफ्रीकी निद्रा रोग है जो कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। इसका संक्रमण सीसी मक्खी के काटने से होता है। ध्यान रखिएगा, निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई के काटने से होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इसका परजीवी है जो कि हमारे शरीर में पहुंच जाता है। परजीवी रुधिर द्वारा तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में पहुंच करके
रोगी को हर समय निद्रा या नींद जैसा प्रतीत होता रहता है और कुछ समय के पश्चात रोगी कोमा में भी जा सकता है। उचित उपचार न होने के कारण अंत में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार से एक अगली बीमारी है काला जार। काला जार यह रोग लिस्मानिया दोनों वेनाई नामक परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसका संक्रमण सैंड फ्लाई, जिसे हम बालू मक्खी कहते हैं, के काटने से होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में यकृत और प्लीहा के अंग में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण रोगी को तीव्र ज्वर होता है। तो दो बीमारियां आपने अभी पढ़ी, कौन सी? एक निद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस, जिसका वाहक सीसी मक्खी है और यह ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होती है। और दूसरी बीमारी पढ़ी काला जार, ये भी लिस्मानिया दोनों वेनाई नामक परजीवी प्रोटोजोअन द्वारा होती है और इसकी वाहक सैंड फ्लाई या बालू मक्खी होती है। इसके बाद अब विभिन्न रोगों के बारे में आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब अगला आपने जो पढ़ा है वो प्रोटोजोन द्वारा होने वाली बीमारियां पढ़ी हैं, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां पढ़ी हैं, विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां पढ़ी हैं और अब है कवक के द्वारा होने वाली बीमारियां। कवक मीन्स फंजाई। तो फंजाई मुख्य रूप से हमारे शरीर में चर्म रोगों के लिए उत्तरदायी होती हैं, अर्थात स्किन डिजीज के लिए उत्तरदायी होती हैं। उनमें पहला है दाद। दाद आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसका रोग कारक या पैथोजन माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एपिडर्मोफाइटान नामक वंश के कवक से होता है। इस रोग का संचरण संक्रमित व्यक्ति के कंघी, तौलिया, वस्त्र आदि के प्रयोग से होता है और ये कभी कभी मृदा के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। लक्षण की बात की जाए तो इस रोग में त्वचा और नाखून पर खुरदरे पपड़ीदार काले चकत्ते बन जाते हैं और जिसके कारण इनमें बहुत अधिक खुजली भी होती है। बचाव और उपचार की बात की जाए तो ऐसे रोगी से दूर रहना चाहिए तथा उसकी वस्तुओं जैसे वस्त्र, कंघी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस रोग का उपचार विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक, रिंग कटर, मरहम आदि के द्वारा संभव होता है। तो आज आपने वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अन्य बीमारियों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।